हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस स्क्वाड्रन। जैसे कि हमने PYQs करे हैं इस चैनल पे, तो आज हम करेंगे CDS1 2023 के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है जिससे कि आपको पता चले कि वो स्टेटमेंट गलत क्यों है और जो सही स्टेटमेंट है वो क्यों है। तो आप उसको भी पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम सही आंसर के साथ सही स्टेटमेंट्स भी आपको बताएं कि ये स्टेटमेंट सही क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंटर जो है फील क्या होता है उसे क्रैम्प्स एंड पेन्स क्यों क्यों होते हैं, ये पूछा है। थाई मसल्स में उसको क्रैम्स हो रहे हैं, पेन्स हो रहे हैं, क्यों होता है? लैक्टिक एसिड, CO2 बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, एथेनॉल। तो सबको पता है कि ये लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। ठीक है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। एक एनारोबिक शिफ्ट और बर्न मैकेनिज्म, दो चीज होती है यहाँ पे जिससे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक शिफ्ट क्या होता है? जब कोई कोई भी वर्कआउट हो रहा होता है, कोई भी इंटेंस स्प्रिंट हो रहा होता है, तो मसल्स को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे कि मसल्स पहले एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिलती है। समझ गए? तो इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बन जाता है। एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक लैक्टिक एसिड बन जाने में लगता है बॉडी में। अब है एक बर्न मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है वो अक्यूमुलेट होता है, ठीक है, जिससे कि पेन होता है, फटीग होता है, क्रैम्प आते हैं। ठीक है ना? इसलिए क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या क्या एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में? लैक्टिक एसिड। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सेक्रेटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट? जो बाइल जो है, जो लिवर सेक्रीट करता है, इसमें करेक्ट क्या नहीं है? बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। फिर पूछ रहा है, बाइल फैसिलिटेट्स एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर है, बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। फिर कहता है, बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो देखो इसमें करेक्ट क्या नहीं है? ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट नहीं है। बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये गलत है। क्यों है? देखो, बाइल जो है इसके पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, समझ रहे? लेकिन ये फिजिकली ब्रेक करती है फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स को, ठीक है ना, जिससे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ता है फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिससे कि एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, जिससे डाइजेशन एक्सेलरेट होता है। पीएच ऑप्टिमाइजेशन क्या है इसमें? देखो, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक स्टमक काइम को, क्रिएट क्या करता है? बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द इंटेस्टाइनल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्टिवेट एंड फंक्शन, कि एक्टिवेट होंगे फंक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए स्टेटमेंट। बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। फिर है, एक लीफ को तोड़ा। इसमें बोला है लीफ को तोड़ा, 2 मिनट के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में रखा, फिर हमने अल्कोहल में डाला, फिर हमने आयोडीन टेस्ट किया उसके ऊपर। तो उसका कलर क्या होगा? कलरलेस, ग्रीन, ब्लू और वाइट। तो इसका कलर होगा ब्लू और थोड़ा ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है, देखो, बॉइलिंग ऑफ द लीफ इन वाटर, जब हम किसी भी पत्ते को पानी में बॉईल करेंगे तो उसका जो पूरी ऊपर की जो सेल मेम्ब्रेन है, पहली बात तो वही रप्चर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? अल्कोहल एक्सट्रैक्ट में डाला। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि कोई क्लियर चेंज आ रहा है। फिर हमने इसका केमिकल डिटेक्शन किया। कैसे? आयोडीन सोल्यूशन का डाला। आयोडीन सोल्यूशन में जैसे ही डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो गई। ब्लू ब्लैक कलर में हो गई तो क्या दिखाता है इसमें कि इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या है इसके अंदर? स्टार्च है। स्टार्च का प्रोड्यूस हुआ होगा, बताओ? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना? तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ब्लू, ब्लू इसमें दे रखा है तो हम ब्लू कर दिए। ब्लू ब्लैक कलर का यूजुअली हो जाता है ये। फिर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इतना होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, इतना ही होता है। तो ये जो नंबर है क्या बताते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या क्या मतलब इन सब में से क्या? तो इसमें जो ऑप्शन ए है यही, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बताते हैं इसमें। फिर है आरबीसी है, ठीक है, एक ह्यूमन आरबीसी है। इसको हमने क्या कर दिया? नॉर्मल सलाइन में आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा? स्वेल हो जाएगी, स्वेल और बस्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, या डायमीटर जो हो जाएगा कोई चेंज नहीं होगा, है ना? तो जो आरबीसी होती है इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी। ठीक है, कैसे? देखो भाई, एक होता है इक्विलिब्रियम वर्सेस ओस्मोसिस। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना, इसमें नॉर्मल सलाइन जो होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, वो इंटरनल सोल्यूट जो कंसेंट्रेशन होता है आरबीसी का, वो, और एग्जिटिंग जो सोल्यूशन वो परफेक्टली बैलेंस रहता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन है इसीलिए। तो इसलिए जब बाहर का कंसेंट्रेशन अंदर का कंसेंट्रेशन दोनों का सेम है, तो ना तो
जो आरबीसीज होती हैं वो स्वेल होंगी, ना बर्स्ट होंगी, ना श्रिंक होंगी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर है ये देखो, पर्सन है एक बेवकूफ़ इंसान जो कि पटाखा लेके जाता है और एक क्लिफ पे जाता है सामने, ठीक है, और फोड़ देता है। उसको उसकी एको जो सुनाई देती है 5 सेकंड के बाद देती है। और जो डिस्टेंस थी ना क्लिफ और उस पर्सन में, है ना, जो डिस्टेंस थी वो हमें वो निकालनी है कि डिस्टेंस कितनी थी उसमें, ठीक है। और स्पीड है साउंड की 340 मीटर पर सेकंड। तो ये बेवकूफ़ तो बंदा ही था, ठीक है। चलो देखते हैं क्या 340 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो 340 मीटर पर सेकंड बेस्ड ऑन स्पीड ओवर 5 सेकंड। तो सीधी सीधी बात है 34 इंटू 340 × 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी पूरी, मतलब 1700 आ जाएगी, क्योंकि 5 सेकंड लगे थे, मतलब 2.5 सेकंड जाने में लगे होंगे, 2.5 सेकंड आने में लगे होंगे। तो हमने 340 मीटर पर सेकंड से गई थी, 5 सेकंड हुआ, 34 × 5 करो, करो जरा कितना होता है 34 × 5, कितना है 1700 आया होगा। ओ 34 × 5 वैसे तो उतना आया 170, पर 340 है ना यहाँ पे, तो 1700 आया होगा। अब 2.5 जाने की लगी, 2.5 आने की लगी। इसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द साउंड इतनी, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। तो ये तो दोनों की कैलकुलेट हो गई ना 1700। कुछ बच्चे 1700 कराएंगे, इसमें गलत होगी। ये आने की जाने की दोनों की है 1700। हमें एक वे का देखना है, एक वे का क्या होगा 850, 1700 का आधा कितना होता है 850। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ए नहीं है, याद रखना डी होगा इसमें। फिर है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में पूछ रहा है। माइक्रोफोन जो होता है कन्वर्ट करता है साउंड को मैकेनिकल सिग्नल है। फिर कहता है माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर कहता है स्पीकर जो होता है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में। फिर स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में। तो क्या सही है, तो देखो माइक्रोफोन जो है ना वो कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, समझ गए। और स्पीकर जो होता है वो करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में। तो 2 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है एंड फोर्थ वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक पावर निकालनी है फोकल लेंथ की, जिसकी जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। तो सीधा सीधा है कि 10 डायप्टर्स हो जाएगी। फॉर्मूला लगाया P = 1/f वाला, ठीक है। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अरे भाई साहब इसमें आंसर भी साथ में ही आ गया, कोई बात नहीं। वाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म, हाँ सही है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, सही है। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, जो स्टेटमेंट है यही है। फिर है एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको 10 घंटे चलाते हैं, तो कितनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स निकालनी है हमें जब हम 3 दिन तक चलाएंगे। अरे बहुत सिंपल है ना, 100 वाट का बल्ब हो गया हमारा, ठीक है। उसको हमने कितना चलाया 10 दिन चलाया। अब 3 दिन तक हमें चलाना है, हमें 3 दिन का चलाना है, तो 3 यूनिट हमारी बन जाती हैं। इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर रखा है, वहीं पे देख लेते हैं। चलो देखो पावर ऑफ बल्ब कितना है 100 वाट है। यूसेज टाइम क्या है 10 घंटे पर आवर। नंबर ऑफ डेज कितने दिन चलाना है 3 दिन। एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होते हैं, सबको पता होगा, है ना। 1 किलोवाट आवर, इसको हमने करा तो 0.1 किलोवाट आवर हो गया, किलोवाट हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम 3 दिन चलाना है। एक दिन में हम कितना चलाते हैं 10 घंटे, 3 कितना हो गया 30 घंटे। 0.1 इंटू 30 करेंगे तो इतना कितना आ गया 3 किलोवाट आवर्स आ गए, ठीक है ना। 3 किलोवाट आवर्स मतलब कितना हो गया यूनिट, 3 यूनिट हो गई ना। कैसे कैसे पता चला हमें कि 3 यूनिट हो गई, देखो यहाँ पे दे रखा है एक यूनिट में कितना होता है 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे कितना आया हमारा 3 किलोवाट आवर, तो कितना कंज्यूम हुई हमारी यूनिट 3 यूनिट्स कंज्यूम हुई, सिंपल हो गया। तो 3 यूनिट सही हो जाएगा आंसर। फिर यही है, ये फिर CO सॉलिड में, H2O लिक्विड में, COS एक्वस में हीट। तो इसमें क्या करेक्ट है, क्विक लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम जो होता है वो यूज होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। CaO रिएक्ट करता है स्लोली विद CO2 इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ CaCO3, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम कहते हैं, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें जो ये है सोल्यूशन जो है स्लेक लाइम का वो यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, करेक्ट है, ठीक है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक लाइम होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये सही है।
तो ये सही है, ये सही है, तो ऑप्शन बी भी सही होगा। हाँ, फिर है कि अगर हम एक लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं तो फ्लेम निकलती है, क्या है वो? ब्राउन फ्यूम्स निकलती है एनओ की। हाँ, ब्राउन फ्यूम्स तो निकलती हैं, पर वो एनओ की नहीं होती हैं, ठीक है ना। देखते हैं किसकी होती हैं। कलरलेस O2 गैस इज रिलीज्ड। एग्जाम्पल क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आइए देखते हैं क्या। जैसे मैंने बताया था ब्राउन फ्यूम्स तो निकलती हैं, पर वो एनओ नहीं, वो NO2 होता है, NO2। देखो स्टेटमेंट 1 गलत कैसे है, इसमें बोले ब्राउन फ्यूम्स तो निकलती हैं पर वो NO2 की निकलती हैं, यहाँ पे क्या है NO, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 1 गलत, इसमें ये गया, ये गया, अब 2 3 4 और 2 4 बच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 2 सेकंड, कलरलेस ऑक्सीजन निकलती है, यस एकदम सही, स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। फिर क्या कहता है स्टेटमेंट सही, रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, नो। अबे 3, हाँ ये रहा, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर है 4 एकदम सही, ये एग्जांपल है एक थर्मल डिकम्पोजिशन का, हाँ, और ये है प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस जो लेबोरेटरी में बनती है, लैब्स में। तो इसमें क्या सही हो गया, 2 और 4 सही हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, रेंसिडिटी या कंबशन। अब देखो आपने थोड़ा सा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको गलत नहीं करना है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करे किसी से और एक न्यू सब्सटेंस बना दे, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस, आयरन से ऑक्सीजन रिएक्ट करा, रस्ट, जंग लग गई। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब सड़ जाना किसी चीज़ का, जैसे बटर रेंसिड हो जाता है ना, चिप्स में रेंसिडिटी आ जाती है। कंबशन, कंबशन में तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, आग लगाते हैं हम। ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, अभी सोडा बॉटल तो कितनी मतलब खोली होंगी, पी होंगी, तो सोडा बॉटल एक क्या है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो देखो ऑक्सीडेशन पर रस्टिंग ऑन रेसिडिटी क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। और हाई क्या है, मतलब बहुत जल्दी क्या ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या है कंबशन। कंबशन में क्या हुआ, इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन दैट रिलीजेस एनर्जी एज हीट एज वेल। तो इसमें ऑप्शन क्या है, बी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल। फिर है प्लांट सेल में क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में। तो याद रखना जो आरएनए होते हैं ना वो न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं आरएनए। ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लेना। फिर ग्रासेस जो होती हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ, घास में, ग्रास में, रूट टिप, लेटरल साइड, बेस या शूट टिप। तो याद रखना कि जो बेस होता है ना लीव्स का, वहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स आर्क्स जो होती हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखो भाई करेक्ट सीक्वेंस सीधा सीधा याद करना, पहले रिसेप्टर आता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसमें, कैसे रिसेप्टर आया पहले, ठीक है। फिर आया सेंसरी न्यूरॉन, फिर आया रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, फिर आया ब्रेन मोटर न्यूरॉन, फिर आया इफेक्टर। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है, ये ऑप्शन ए ही पढ़ना हो। ये देखो पूरा मैंने बता रखा है कि रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर ये क्या है, फिर रोल ब्रेन का क्या होता है, कोई स्पाइनल इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड कैसे मैनेज करती है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा एसेंशियल थायराइड ग्लैंड है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, क्या एसेंशियल है इनमें से जिससे कि थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बने? नमक, KCl, कोलेस्ट्रॉल या आयोडीन। पता है बच्चे NaCl और आयोडीन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग इसका NaCl करके आ जाते हैं, पर NaCl इसका करेक्ट आंसर नहीं है, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन, ठीक है। देखो ऑप्शन डी है आयोडीन करेक्ट आंसर है, ये पूरा इसमें थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, T4 ग्लैंड सबको दे रखा है इसमें, हमने अच्छे से इसको पढ़ लेना। अब है जाइलम, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, क्या काम करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो कुछ तो स्टेटमेंट्स जो इसमें होंगे ना, अगर कोई अच्छे से PYQ पढ़ेगा ना तो तुम्हें आंसर भी पता चल जाएगा साथ में कि जाइलम है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। आगे के लिए भी तुम्हें मतलब नोट्स बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस लिए काम आती है, अपवर्ड कंडक्शन, तो खुद बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, ठीक है, आंसर ही बता दे रहा है आपको।
तो इसमें जाइलम टिश्यू क्या मतलब, इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, इसमें से कौन सी लिविंग सेल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या वेसल या ट्रैकाइड्स। तो देखो जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये इसमें क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1/11, 1/22, 1/33 कर देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइट वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर। जो इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसमें आरएम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 160, 220, 300, 410। कभी देखा है 160 लिखा हुआ? नहीं ना भाई, 220 जो इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसमें 220 वोल्ट ही आता है, ठीक है। मैंने वोल्ट बोल दिया हो गलती से, नहीं, वी फॉर वोल्ट, ठीक है। अब इसमें पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार पूछते हैं हर ही क्वेश्चन, केमिकल हर बार मतलब पूछ ही लेते हैं, 2 बार होता है सीडीएस तो पूछ ही लेते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोडा एसिड फायर टाइप एक्सटिंग्विशर, एफकेट में तो पूछा, एनडीए में तो पूछा, सीडीएस में तो पूछा, ठीक है। तो क्या इसमें करेक्ट है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर पूछता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बोलता है सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, दिमाग में बिठा लो, केमिकल कंपोजिशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है हाइड्रोजन बॉम्ब और यूरेनियम बॉम्ब किस पे बेस्ड है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फिजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, जियोथर्मल फिजन फ्यूजन या जियोथर्मल फ्यूजन एंड फिजन। याद रखना ये है न्यूक्लियर फ्यूजन पे एक, और दूसरा है फिशन पे। यूरेनियम बॉम्ब जो है वो फिशन पे है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो है फ्यूजन पे। ये पूरा इसका स्टेटमेंट पूरा अच्छे से दे रखा है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है साउंड एंड लाइट वेव्स आर, क्या है साउंड और लाइट वेव्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होता है। साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, और लाइट वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक्सप्लेनेशन के लिए ये देख लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव पढ़ लेना, इसमें दे रखा है, और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर है जब हम डाइल्यूट करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को तो क्या होता है, H3O आयंस होते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वाटर ऐड करना चाहिए हमें, जब भी हम डाइल्यूट करते हैं नाइट्रिक एसिड को तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू द कंसनट्रेटेड एसिड, पानी धीरे धीरे मिलाना चाहिए एसिड में, या एसिड को पानी में मिलाना चाहिए। तो कभी भी आपने ये लैब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है कि एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन डायनेमिक्स का ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हरदम क्या करना चाहिए, देखो यू मस्ट ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हरदम पानी में आपको एसिड धीरे धीरे मिलाना है, स्लोली विद द कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब उसको घोलते भी जाना है, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, एसिड है उसमें पानी मिला दिया तो वो डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, इतनी ज़्यादा हीट की कंटेनर फट जाएगा, आपको लग सकती है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, पीएच का ऑर्डर पूछा है, हाई से लो, हाई से लो। आपको ये तो पता ही है कि लेमन एसिडिक होता है, इसका पीएच कुछ होता होगा 1-2 करीब। फिर कॉफ़ी है 5-6 के करीब, ब्लड है बेसिक में आ गया 7 तो न्यूट्रल हो गया, हाँ 7.5-8 मान सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेसिक जो कि किस में काम आता है, एसिडिटी में, तो ये 10-11 हो जाएगा, है ना। देखो ये देखो बिगाड़ दिया मैंने, लिखता हूँ बिगड़ पहले जाता है। आप देखो यहाँ पे लेमन जूस का पीएच क्या हो गया, लगभग 2, ठीक है। कॉफ़ी का क्या हो गया, लगभग 5। ब्लड का क्या हो गया, बेसिक है तो क्या हो गया, लगभग 7.5 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, 10.5 10.5। तो क्या हो गया इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा लेमन जूस, फिर थोड़ा कम कॉफ़ी, फिर थोड़ा कम ब्लड, फिर थोड़ा कम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है कौन सा ट्रू नहीं है फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस, इट मेक्स एल्यूमिनियम corrosion resistance, metals like aluminium, titanium, magnesium can be anodized, clean aluminium article
इज द एनोड एंड ऑक्सीजन इज कैथोड, यही गलत है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फिर नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो येलो सूटी फ्लेम फॉर्म करती हैं जब उनको जलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो लो होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है एयर की, या प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर। तो याद रखना, कभी भी येलो फ्लेम आती है तो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, समझ गए। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबस्शन जो होता है कब होता है, जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट हो, समझ गया। एक स्टेटमेंट था इनमें कि देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर होगी तो कंप्लीट कंबस्शन ही हो जाएगा उसमें, तो समझ रहे हो। इनकम्प्लीट कंबस्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ही लेस हो रही है, तो इसलिए सूटी फ्लेम क्यों हो रही है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, Fe2O3 और एल्यूमिनियम का होता है, तो क्या इसमें थर्माइट रिएक्शन है, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होती है, एल्यूमिनियम मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, या Fe और एयर जो है वो फॉर्म करते हैं, फॉर्म मतलब बनते हैं एंड ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना ये एक थर्माइट रिएक्शन है, सही है स्टेटमेंट, और इसमें जो हीट जो इवॉल्व होती है वो यूज होती है वेल्डिंग पर्पस के लिए, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्माइट रिएक्शन बताया गया आपको, इसमें एक्सट्रीम हीट फेज चेंज है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, क्या फर्नेस में यूज है थर्माइट, वेल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स, रिपेयरिंग होती है हैवी मशीनरी की, मोल्टन आयरन जो होता है वो गैप्स में चले जाता है जिससे कि जो जहाँ भी दरार है या फिर कुछ टूटा है तो वो सही होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए में आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी आज का वीडियो खत्म होती है, आज की यहाँ पे वीडियो। और एक ये छोटा सा कोट है कि जो डिस्टेंस है आपकी ड्रीम्स और आपके सक्सेस में, वो आप कैसे पे कर रहे हैं, अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से, अपना टाइम देके, पढ़ के। तो इसको आप करते रहिए और एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड जय हिंद।